क्वेश्चन 1 किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ए. फ्रांस को, बी. तुर्की को, सी. इटली को, डी. जर्मनी को। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज, द सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में उस समय की ऑटोमन साम्राज्य, वर्तमान तुर्की की गिरावट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह उपाधि दी गई थी। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ए. फ्रांस, बी. ऑस्ट्रिया, सी. ब्रिटेन, डी. तुर्की। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। ये विशेष रूप से ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के समय की बात है, जब हंगरी ऑस्ट्रिया के साथ एक संघ में था। निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? ए. टीपू सुल्तान, बी. मुर्शिद कुली खां, सी. बाजीराव, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए. टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब से जुड़ाव रखा था और खुद को स्वतंत्रता और गणतंत्रवाद के समर्थक के रूप में देखा था। हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? ए. फ्रांस का दार्शनिक, बी. इटली का दार्शनिक, सी. जर्मन दार्शनिक, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी. जर्मन दार्शनिक। हीगेल को उनके दर्शनशास्त्र, विशेषकर विचारात्मक आदर्शवाद और विकासात्मक इतिहास के लिए जाना जाता है। कार्बोनारी उग्र राष्ट्रवादी संगठन नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? ए. फ्रांस, बी. जर्मनी, सी. इटली, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी. इटली। कार्बोनारी नामक उग्र राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना इटली में की गई थी। ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य इटली को विदेशी शासन से मुक्त कराकर उसे एकीकृत करना था। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ए. लुई 16वां ने, बी. नेपोलियन पापा ने, सी. लुई नेपोलियन थरी, डी. चार्ल्स दशम ने। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी. लुई नेपोलियन थरी। लुई नेपोलियन ने इंग्लैंड की संवैधानिक राजशाही की तुलना में एक अधिक सशक्त और व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित शासन प्रणाली को प्राथमिकता दी थी। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1810 में, बी. 1815 में, सी. 1830 में, डी. 1848 में। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए. 1810 में। कार्बोनारी की स्थापना 19वीं शताब्दी के आरंभ में हुई थी, लेकिन इसका प्रमुख रूप से उल्लेख 1810 के आसपास मिलता है। शेल्ज़विग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? ए. इटली के एकीकरण, बी. जर्मनी के एकीकरण, सी. यूनान के एकीकरण, डी. अमेरिका के एकीकरण। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी. जर्मनी के एकीकरण। श्लेस्विग और होल्स्टीन जर्मनी और डेनमार्क के बीच लंबे समय से विवादित क्षेत्र थे। इनकी लड़ाई ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से 1864 में प्रूसिया और ऑस्ट्रिया द्वारा डेनमार्क के खिलाफ किए गए युद्ध में। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ए. रूस, बी. ऑस्ट्रिया, सी. जर्मनी, डी. इंग्लैंड। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी. ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने इटली और जर्मनी में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए इन एकीकरण प्रयासों का विरोध किया था। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए. सेडान, बी. सेडोवा, सी. साइराइन, डी. फ्रैंकफर्ट। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए. सेडान। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई और इसके परिणामस्वरूप नेपोलियन III को पदच्युत कर दिया गया। फ्रांस के किस राजा ने कहा था,
अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। ए. लुई 16वां ने। बी. नेपोलियन पापा ने। सी. लुई नेपोलियन ने। डी. चार्ल्स दशम ने। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी. लुई नेपोलियन। उन्होंने इंग्लिश राजा की तरह शासन करने की अपेक्षा साधारण जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की थी। 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? ए. नव उदारवाद का युग चेक मार्क। बी. पूंजीवाद का युग। सी. समाजवाद का युग। डी. उदारवाद का युग। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी. नव उदारवाद का युग। इस युग में आर्थिक नीतियों में नव उदारवाद का प्रभाव बढ़ा, जिसमें मुक्त व्यापार और कम सरकारी हस्तक्षेप पर जोर दिया गया। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ए. ऑस्ट्रिया की। बी. प्रशा की। सी. नेपल्स की। डी. सर्दिनिया की। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए. ऑस्ट्रिया की। यह युद्ध इटली के एकीकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण था और इसने इटली के साम्राज्यवादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद की। कार्बोनरी है। ए. ऑस्ट्रेलिया का संगठन। बी. जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन। सी. इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी. इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। कार्बोनारी का उद्देश्य इटली को एकीकृत करना और विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए. 1864 ईस्वी। बी. 1866 ईस्वी। सी. 1870 ईस्वी। डी. 1871 ईस्वी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी. 1871 ईस्वी। ये संधि फ्रांस प्रशिया युद्ध के बाद हुई, जिसके परिणामस्वरूप फ्रांस को भारी क्षति उठानी पड़ी और जर्मनी का एकीकरण हुआ। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? ए. 1928 ईस्वी में। बी. 1929 ईस्वी में। सी. 1930 ईस्वी में। डी. 1834 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी. यंग यूरोप की स्थापना 1834 में हुई थी। यंग यूरोप एक गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना इटली के क्रांतिकारी माज़िनी द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य यूरोप में लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय विचारों का प्रचार करना था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ए. गणतंत्र की स्थापना करना। बी. प्रजातंत्र की स्थापना करना। सी. पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। डी. नेपोलियन की पुनर्स्थापना। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी. पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। मेटरनिक ने यूरोप में स्थिरता और शांति को बहाल करने के लिए पुराने सामंती राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, खासकर नेपोलियन के बाद की अवधि में। हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? ए. इतालवी। बी. मैग्यार। सी. फ्रेंच। डी. पोलिश। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी. मैग्यार। मैग्यार, जिसे हंगेरियन भी कहा जाता है, हंगरी की राष्ट्रीय भाषा है और अधिकांश हंगेरियन लोग इसे बोलते हैं। मेटरनिक कौन था? ए. रूस का जार। बी. ऑस्ट्रिया का चांसलर। सी. फ्रांस का सम्राट। डी. प्रशा का चांसलर। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी. ऑस्ट्रिया का चांसलर। उसका पूरा नाम क्लेमेंस वॉन मेटरनिक था और उसने 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, विशेषकर नेपोलियन के बाद की अवधि में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ए. 1804 में। बी. 1791 में। सी. 1799 में। डी. 1805 में। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए. 1804 में। इस संहिता ने फ्रांस में कानूनों का एक नया ढांचा स्थापित किया और इसे कई अन्य देशों में भी अपनाया गया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।